सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा, जिस तरह से आप भी जानते हैं कि CWC की मीटिंग अभी हाल ही में खत्म हुई है और ऐसे में राहुल गांधी के नाम को लेकर सभी का समर्थन देखने को मिला है, लेकिन क्या इस पर राहुल गांधी इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, क्या लगता है आपको? निश्चित तौर पर करेंगे। और देखिए, अगर आप विगत 10 वर्षों की भारतीय राजनीति को गौर से देखिए, उसका आंकलन करें, तो एक बात पारे की मानिंद साफ दिखाई देती है कि जिस तरीके से माननीय राहुल गांधी जी ने उन तमाम मुद्दों को, उन तमाम ज्वलंत समस्याओं और प्रश्नों को सरकार के सामने खड़ा किया है, पूरी बेबाकी, पूरी निर्भीकता और निडरता के साथ, वो बताता है कि आज ये देश राहुल गांधी जी को अपना नेता मान चुका है। और अगर अभी हाल का आप देखें कि इतने बड़े गड़बड़ झाले का पर्दाफाश सरकार बनने से पहले राहुल गांधी जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े खुले शब्दों में किया है। और ये भी देश ने पहली बार देखा कि कोई प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जैसे कद का नेता देश को ये सलाह दे, ये मशवरा दे कि वो शेयर मार्केट में पैसा लगाए और उसके बाद 30 लाख करोड़ रुपया लोगों का डूब जाए। तो मैं उदाहरण देकर बता रहा हूं कि इस तरीके से जैसे एक बुलंद आवाज में राहुल गांधी जी ने अपनी बात को रखा है देश के सामने, वो बताता है। फिर चाहे आप पिछला एक लंबा सिलसिला देख लीजिए, अंबानी अडानी जी का मामला हो, संसद के अंदर जिस तरह से खड़े होकर राहुल जी ने ये प्रश्न उठाया था और आपने देखा कि कैसे उनकी संसदीय सदस्यता को समाप्त किया गया और इंडियन जुडिशरी का वो जो काला अध्याय हमने देखा। बाद में पता चलता है कि एक तो अमित शाह साहब के वकील थे जो बाद में जज बने, और दूसरे जो जज साहबान जिन्होंने फैसला दिया, उन्होंने जो है आउट ऑफ द टाइम प्रमोशन देने की कोशिश की गई, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोका। तो कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी की आवाज को दबाने की हर मुमकिन कोशिश विगत वर्षों में हुई है। बावजूद उसके वो एक बड़ी बेबाक और बुलंद आवाज बनकर इस देश के लिए उभरे हैं। तो निश्चित तौर पर अब वो समय आ गया है जब वो लोकसभा के अंदर, सदन के बीच माननीय प्रधानमंत्री या संभावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आंख में आंख मिलाकर सवाल पूछेंगे और उन्हें जवाबदेह होना पड़ेगा। जी बिल्कुल जगदीप जी, जिस तरह से मजबूत विपक्ष के तौर पर कांग्रेस इस बार उभरी है और ऐसे में लगातार जो विपक्ष है वो भी ज्यादा मजबूत होता हुआ इस बार नजर आ रहा है और कांटे की जो टक्कर है वो भी चुनाव में देखने को मिली है। ऐसे में अब ये भी जानना जरूरी होगा कि CWC की मीटिंग में और भी कई अहम पहलुओं पर चर्चा हुई है, लेकिन आगे क्या रणनीति अब कांग्रेस की तरफ से हमें देखने को मिलेगी? देखिए, पहली तो बात, इससे बड़ी नैतिकता का परिचय क्या होगा कि एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट के बाद कांग्रेस ने कतई कोई प्रयास नहीं किया जो हम अब तक देखते आए तमाम राज्य में बनी हुई सरकारों की तोड़फोड़ को लेकर, विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर। कांग्रेस ने सीधे शब्दों में जन आदेश को यानी जनादेश को सम्मान देते हुए विपक्ष की भूमिका, एक सशक्त और एक बेहतरीन दबंग, मैं कहूं धाकड़ विपक्ष की भूमिका में आने के लिए खुद को तैयार किया है। और दूसरी बात मैं आपको मोहतरमा कहना चाहूंगा, देखिए इस बार का जो चुनावी नतीजे हैं उन्होंने बहुत कुछ इस देश के सामने रखा। सांप्रदायिकता के मुलम्मे में जहर से लिपटे हुए बयानों को इस देश ने दरकिनार किया। इस देश ने ये बता दिया कि अगर सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को बांटकर सियासत करने की कोशिश होगी तो उसे जनता नकारेगी। और इस देश ने उस दंभ को, उस अहंकार को भी जमीन दोज कर दिया जो खुद को अविनाशी बताते थे, नॉन बायोलॉजिकल बताते थे। भगवान से भी 4 हाथ ऊपर बताने वाले नेताओं को आज ये समझ में आ गया है कि ये देश, और इसकी सबसे बेहतरीन उदाहरण जो है, एग्जाम्पल जो है, वो अयोध्या है। भगवान श्री रामचंद्र की जन्मभूमि है। बनारस में आप देखिए क्या स्थिति है। अजय राय साहब को 2014 में 7.34% वोट पे पड़े थे, लेकिन इस मर्तबा 40% वोट उनको पड़ा है। 10 लाख के अंतर का दावा करने वाले 1.5 लाख में सिमट गए। तो ये बताता है कि ये देश अपने जो नेता है, जन नेता है, उनमें अहंकार को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये अहंकार की हार है जो हुई है। बिल्कुल जगदीप जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि कांग्रेस को मजबूती मिलती हुई देश भर में नजर आ रही है और ऐसे में राहुल गांधी को भी जो समर्थन है वो साफ तौर पर मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर अंतिम मोहर राहुल गांधी के नाम पर नहीं लगती है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, तो और कौन से बड़े नाम इस रेस में शामिल हो सकते हैं?
देखिए, आपको याद होगा जब अभी चुनाव में हम लोग उतरे थे तो बड़ा एक इस बात को भी हवा दी गई कि देखिए जी, इंडिया के पास तो प्रधानमंत्री पद का कोई दावेदार ही नहीं है। यद्यपि स्थिति ये थी कि कांग्रेस बड़ी शिद्दत के साथ ये मान रही थी कि हमारी प्राथमिकता सत्ता सुख का भोग करना नहीं है, हमारी प्राथमिकता इस देश के संविधान को बचाना है, इस देश के लोकतंत्र को बचाना है। और आज जैसे कि आप कह रही हैं कि अगर राहुल गांधी जी नहीं तो और कौन, देखिए ये कहने या बताने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा जननायक जिसने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और उसमें आप लेह लद्दाख भी जोड़ लीजिए, यात्रा की, लोगों के बीच गए, हर छोटे बड़े तबके के लोगों को मिले, हर वर्ग विशेष के लोगों को मिले, हर अलग अलग व्यवसायों से जुड़े लोगों से मिले और उनके दुख दर्द को समझने की कोशिश की। और एक मतलब वो जो गांधीवादी विचारधारा थी राजनीति की, जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से, नमक आंदोलन से शुरू की थी, उस पर वापिस आकर जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने खुद को जननायक इस देश के सामने अपने राजनीतिक जो उनका अप्रोच था उससे साबित किया है, तो उसमें कोई दो राय नहीं रह जाती कि किसी और का कोई नाम इसमें होगा। निश्चित तौर पर सर्वसहमति से राहुल गांधी जी को ही आप नेता प्रतिपक्ष या नेता विपक्ष के रूप में देखेंगे। बिल्कुल जगदीप जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि कांग्रेस को लेकर जो माहौल है वो लगातार शुरू से ही बनता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का भी इसमें काफी अहम रोल माना जा रहा है कि आने वाले समय में, आने वाले चुनावों में भी ऐसी कोई नई पहल फिर से राहुल गांधी की तरफ से देखने को मिल सकती है। देखिए, बिल्कुल हम वो हर प्रयास करेंगे जो पार्टी को, पार्टी के नेताओं को जनता से जमीनी सतह पर जोड़ेगा। और मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, देखिए एक बड़ी बाकमाल बात इस देश ने और देखी है कि चुनावी नतीजे आने के बाद सबसे बड़ी पार्टी भाजपा बनी, ये सबने देखा, बावजूद इसके तमाम भाजपाइयों के चेहरे पर मुर्दनी क्यों छाई हुई है, इसे समझना पड़ेगा। देखिए, हमारे निवर्तमान और संभावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जहां जहां पर जहरीले बयान दिए, उदाहरण के तौर पर बांसवाड़ा की बात आप कीजिए, आप बात कीजिए बाराबंकी की, कहीं पर वो जाकर बोले कि वो जो मुस्लिम है या जो जिनके ज्यादा बच्चे हैं या जिनको पहनावे से पहचाना जा सकता है, 2,47,000 वोटों से भाजपा को उम्मीदवार हारा। यही स्थिति आपने गुजरात के बांसावाड़ा में देखी जहां पर गेनीबेन जीती। कहने का मतलब ये है कि वो तमाम नेता जो सांप्रदायिकता को हवा देकर चुनावी नतीजों को बेहतर बनाना चाहते थे, सियासी मफाद को हल करना चाहते थे, माधवी लता से आप शुरू हो जाइए, फिर आप एक लंबा, उसमें आप नवनीत राणा को जोड़ दीजिए, उसमें आप ज्योति मिर्धा को जोड़ दीजिए, अमेठी से आप देखिए स्मृति ईरानी का क्या हाल हुआ, जिनको ये कांग्रेस के परिवार का पीए बताते थे, जो कि हमारे एक कर्मठ कार्यकर्ता थे, उन्होंने कैसे 1.5 लाख के करीब के अंतर से 1,67,000 के अंतर से हराया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए संविधान के प्रति जब भाजपा के कई नेताओं, कई सांसदों ने ये सवाल खड़ा किया कि हमें 400 सीटें दीजिए, हम संविधान बदलना चाहते हैं, और उससे पहले जो इन्हीं के मोदी जी की सरकार में एक बड़े वरिष्ठ अधिकारी थे विबोध जी, जब पहली मर्तबा उन्होंने एक आर्टिकल इसके ऊपर लिखा कि संविधान को बदलने की जरूरत है, वो पुराना हो गया है, तो उसके बाद से एक बात जनमानस समझ चुका था कि सत्ता के अहम के बाद एक तानाशाही की प्रकाष्ठा तक जा पहुंची मोदी सरकार को जमीन पर लाना जरूरी है, और वही हमने किया। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस का देखिए आप पिछला लोकतांत्रिक इतिहास निकाल कर देख लीजिए, कांग्रेस के लिए प्रधानमंत्री पद कभी प्राथमिकता रही नहीं। पीवी नरसिम्हा राव इसका उदाहरण है, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बार प्रधानमंत्री बने, इसका बड़ा जीवंत उदाहरण है, ऐसे और कई नाम मैं आपको गिना सकता हूं। तो लिहाजा हमारे लिए प्राथमिकता जो है वो जनमानस के बुनियादी मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, कुपोषण है, गरीबी है, वो तमाम मुद्दे जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उन लोगों को प्रभावित करते हैं जो मिडिल क्लास हैं या लोअर मिडिल क्लास है। तो यही हमारी प्राथमिकता, और यही हमारा जो आप देखेंगे आने वाले वक्त में
जीत का जो आप इसे रामबाण मानकर चलिए। जी जगदीप जी, जैसा कि आपने भी कहा और सभी की तरफ से भी देखा गया कि सत्ता दल को कई बड़े चेहरों पर और कई बड़े राज्यों में हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि जिस तरह से मजबूत विपक्ष के तौर पर इंडिया इत्तेहाद उभर कर अब सामने आया है, ऐसे में उसका क्या मानना है, कांग्रेस पार्टी का क्या मानना है, क्या अहम फैक्टर है जिनको लेकर बीजेपी को कई सीटों पर नुकसान इस बार हुआ है? देखिए, मैं इसे थोड़ा सा और विस्तृत ढंग से आपको बताने की कोशिश करूंगा। एक बात तो बड़ी साफ है कि देखिए, भगवान श्री रामचंद्र की जन्मभूमि अयोध्या, मतलब क्या नहीं किया भाजपा ने। अधूरे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को जल्दबाजी में आयोजित किया गया, चारों शंकराचार्यों को दरकिनार कर दिया गया, देश की महामहिम राष्ट्रपति को संभवतः दलित होने की वजह से वहां नहीं बुलाया गया, सितारों से, फिल्मी दुनिया के, बॉलीवुड के तमाम सितारों से एक तरह का एक बड़ा एक शो टाइप जो है वो मेगा शो बनाने की कोशिश की गई, और फिर विपक्ष को घेरा गया। विपक्ष की जो व्यक्तिगत तौर पर, देखिए धर्म जो है वो एक व्यक्तिगत बात है, लेकिन विपक्ष की तरफ इस तरीके से उंगली उठाई गई। देखिए जी, इन्होंने राम मंदिर का न्योता जो है एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन हुआ क्या, अयोध्या की जनता ने, और आप देखिए बनारस के अगल बगल की तमाम सीटें भी आप इसमें गिन लीजिए, पूरा यूपी आप इसमें गिन लीजिए, हालत ये है कि जब नतीजे आए, ये वही लोग हैं जो आज अयोध्या वासियों को गाते हैं। आप देखिए सोशल मीडिया पर क्या हाल किया इन लोगों ने। तो ये बताता है कि कहीं पर भी भगवान श्री रामचंद्र इनकी प्राथमिकता नहीं थे, और इनके अहम की आप देखिए प्रकाष्ठा, पहले इनकी एक राज्य इकाई जो है एक पोस्टर जारी करती है जिसमें भगवान श्री रामचंद्र को मोदी जी के सामने बोना दिखाया गया। फिर जब हाय तौबा मची तो उसको हटा लिया गया। इनके नेता पूरे चुनाव प्रचार में बाकायदा स्लोगन्स लगाकर ये कहते नजर आए कि हम उनको लाएंगे जो राम को लाएंगे। अरे भाई, आप मुझे एक बात बताइए, जो इस सृष्टि के रचयिता हैं, जिनको युगों युगों से ये देश पूजता चला आ रहा है, उनको लाने की कुव्वत या औकात आपकी है? तो मतलब ये एक तरह का माहौल बनाकर क्रिएट किया, और इनको लगता था कि राम मंदिर का जो इनका पूरा मेगा शो था उससे इनको बहुत बड़ी सफलता जो है मिल जाएगी। लेकिन मैं सलाम करता हूं इस देश की जनता को जिसने इन्हें, इनके उस दंभ को ना केवल धूल चटाई बल्कि ये बता दिया कि भाई इस देश में ना तो अहंकारी जननायक जो है, जन नेता बर्दाश्त किए जाएंगे, और ना धर्म के नाम पर सियासत जो है उसको बर्दाश्त किया जाएगा। आप देखिए मंगलसूत्र से शुरुआत होती है, मछली, मटन, मुगल, और फिर मुजरे पर जाकर खत्म होती है। अभी जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हटे राहुल गांधी जी, आप मुझे बताइए, कभी आपने सोचा, कभी आप देखिए इस देश का इतिहास खोलकर, किसी प्रधानमंत्री ने लोगों को ये सजेशन दिया हो कि भैया शेयर मार्केट में पैसा लगा दीजिए? गृह मंत्री कह रहे हैं, कई मर्तबा कह चुके हैं। और उसके बाद जिस तरीके से आरोप तो लगते ही हैं दरबारी मीडिया पर, आप जानते हैं जिस तरीके से एग्जिट पोल आया, उसके बाद 30 लाख करोड़ लोगों का डूब गया। और वो पैसा लगा क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने कहा, कई मर्तबा कहा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अब जनता धीरे धीरे, चाहे अंबानी अडानी का मामला हो, चाहे 2 मुख्यमंत्रियों को बिना कोई आरोप सिद्ध हुए जेल भेजने का मामला हो, देश की सबसे बड़ी विपक्षी जमात के बैंक खाते, एक मामूली सा आरोप, वो भी बरसों पुराना सीताराम केसरी जी के जमाने का, लगाकर सीज करने का मामला हो, तमाम तरह की एजेंसी के उस जंगल राज में जो ये कर सकते थे वो कर चुके होने के बावजूद आप देखिए देश ने क्या किया। देश ने बता दिया कि ये देश जो है ये सबका है, और ये देश कभी भी सांप्रदायिकता को सहन नहीं करता। जी बिल्कुल शुभदीप जी, जिस तरह से बड़े स्तर पर माना जा रहा है कि मरकजी सरकार को नुकसान तो हुआ है, और वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को कामयाब माना जा रहा है, ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मणिपुर से शुरू हुई यात्रा कितना वोट प्रतिशत आसपास के राज्यों में बढ़ा है, और जहां पर कांग्रेस चूकी है सीट पाने से, वहां पर क्या मंथन पार्टी की तरफ से किया गया? देखिए, पहली तो बात मैं फिर से कह दूं कि मणिपुर से जिस यात्रा की शुरुआत हुई, आप याद कीजिए, उस यात्रा में विघ्न डालने की हर चंद कोशिश वहां से हुई। बाद में हेमंत बिस्व शर्मा साहब ने तो कोई और कसर छोड़ी ही नहीं। लेकिन हमारी उस यात्रा का मतलब कहीं पर भी वोट बैंक को बढ़ाना नहीं था, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि आप मुझे बताइए, मणिपुर में जो हुआ उससे क्या ये देश शर्मिंदा नहीं हुआ? महिलाओं की नगन परेड होती है,
80 से ज्यादा दिनों तक इस देश के प्रधानमंत्री के मुखार बिंद से मणिपुर शब्द नहीं निकलता, तो क्या ऐसी परिस्थिति में ये हमारी यानी विपक्ष की ये एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी उस मामले को उठाना? तो लिहाजा हमने उठाया। तो जो ये वो यात्रा हुई है उसके पीछे का जो मूलभूत कारण था वो लोगों तक मौजूदा जो तत्कालीन सरकार रही बहुमत वाली मोदी जी की, उसकी जो तानाशाही है, वो जो तुगलकी फरमानों का मतलब एक लंबा सिलसिला चला, 2 मर्तबा अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया और आलम यह कर दिया गया। अब मुझे बताइए, इलेक्शन कमीशन का आप अगर एक बार जरा गौर से देखें जो रवैया रहा है, आज इलेक्शन कमीशन कभी इस चुनाव में कहता नजर आया कि हम अभी सीख रहे हैं, कभी देखिए इतने चुनाव कराने के बाद आपका ये कहना कि अभी हम लर्निंग पोजीशन में हैं। गर्मी मतलब ठेठ गर्मी में 2 से 2.25 महीने तक चुनाव को खींचा गया। मकसद क्या था कि कहीं कोई जोड़ तोड़ हो सके, और उस हीट स्ट्रोक की वजह से कितने सरकारी मुलाजिमों की जान गई। एक 18 साल का या 16 साल का लड़का 8 मर्तबा वोट डालकर चलता बना। क्या कर लिया इलेक्शन कमीशन ने? तो कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत सारी ऐसी बातें थी, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने वाला अध्यादेश हो, या फिर 2-1 का बहुमत अपने पास रख के अपनी मन मर्जी के चुनाव आयुक्त लाने की बात हो, फिर उसी चुनाव आयुक्त की जो नाहक की शायरी है वो देश को सुनने को मिली, लेकिन जो मुद्दे की बात थी वो नहीं हुई। 11 दिनों तक रिजल्ट जो है, आप देखिए ना क्या हुआ इस इलेक्शन में। 11 दिनों तक वो नतीजे जो 48 घंटों में मैक्सिमम देश के सामने होते थे, 11 दिनों तक नहीं आए। जब हाय तौबा मची तो उसके बाद प्रतिशत जारी कर दिया गया, एग्जैक्ट जो टर्नआउट है वो फिर नहीं बताया गया। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो लोगों के जहन में है। लेकिन ये चुनाव में एक और आपको बात बताकर अपनी बात पूरी करूंगा जी, कि ये चुनाव जो है ये याद रखा जाएगा मोदी जी के जहरीले बयानों के लिए। ये चुनाव याद रखा जाएगा कि किस तरीके से इस देश के निर्वर्तमान प्रधानमंत्री ने एक समुदाय विशेष को न केवल टारगेट किया बल्कि इस तरीके की बयानबाजी की कि आज अगर हम उस पर बात भी करें तो लज्जा महसूस होती है। तो ये तमाम चीजें जो है इसका जवाब देश ने दिया है और आपने देखा, आपके सामने है जी। बिल्कुल जगदीप जी, इस बार के चुनावी नतीजों को कहीं ना कहीं विपक्ष की एकजुटता भी माना जा रहा है, उसकी भी अहम वजह उसको माना जा रहा है। लेकिन ऐसे में अगर अभी लंबा दौर बाकी है, लंबा समय भी बाकी है, लगातार जरूरी है कि जो विपक्ष है वो एकजुट होकर रहे। लेकिन कभी ऐसी दरार या कुछ इस तरह की ऊंच नीच देखने को मिलती है तो फिर उसके लिए क्या तैयारी पार्टी की तरफ से? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के आखिरी गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब का वो स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने, आप याद कीजिए, देश के तमाम विपक्ष को ये मशवरा दिया था कि आप वीपी सिंह साहब के टाइम में जैसे हुआ था, एक के बदले एक उम्मीदवार उतारेंगे तो स्थिति बदल जाएगी, और वही हुआ। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर परेशानी का सबब जो है वो भाजपा के लिए है। पहली तो बात, मोदी जी को कभी भी ना तो ये अभ्यास है ना कभी उनका ये अनुभव रहा है कि वो अल्पमत में सरकार चलाएं। 2 मर्तबा वो प्रधानमंत्री रहे, बहुमत की सरकार थी, मुख्यमंत्री रहे, बहुमत के साथ आए। आज स्थिति क्या है? एक तरफ नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार वो नेता है जिनको मतलब पलटने के लिए पलटू राम के नाम से संबोधित किया जाता है, उस उपमा से नवाजा जाता है। लेकिन नीतीश कुमार वो व्यक्ति भी हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन के शुरुआती दिनों में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाई थी, और दुनिया जानती है, जग विदित बात है कि नीतीश जी के मन की एक प्रबल इच्छा हमेशा से रही है कि वो देश के प्रधानमंत्री बने। दूसरी तरफ आप देखिए चंद्रबाबू नायडू हैं। मैं आपको मोदी जी का एक बयान याद दिलाता हूं जिसमें वो कहते हैं कि चंद्रबाबू नायडू मुझसे सीनियर हैं, मैंने उनकी इज्जत में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो सीनियर इसलिए हैं क्योंकि हर बार चुनाव हारते हैं। वो सीनियर इसलिए भी हैं क्योंकि उन्होंने अपने ससुर की पीठ में छुरा घोंपा था। ये उनके लफ्ज में बता रहा हूं, वर्बेटिम डायरेक्ट स्पीच पे। तो आपने चंद्रबाबू नायडू को यहाँ ईडी भेजी, उनको गिरफ्तार करवाया, आज वो आपके बगल में खड़े हैं। 10 सालों तक आप कहते रहे मोदी मोदी मोदी, मोदी की सरकार, मोदी की गारंटी। कभी आपने एनडीए का जो लफ्ज है ये सुना? और एनडीए है क्या? असल में एनडीए जो आज बना हुआ है वो नीतीश नायडू डेमोक्रेटिक अलायंस है, ये असलियत है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें आशंका है
कि क्या देश को एक स्थिर और परिपक्व सरकार मिल पाएगी। ये ज्यादा सोचने का जो गंभीरता का विषय भाजपा के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सरकार चले, क्योंकि मैंडेट उनको चाहे फ्रैक्चर ही मिला है लेकिन मिला है। लेकिन जिस तरीके का ये गठबंधन बना है, इनकी गांठें खुलने में मुझे नहीं लगता ज्यादा वक्त लगेगा। जी बिल्कुल जगदीप जी, इसी तरह अगर यूपी की बात करें, ऑल ओवर यूपी की बात करेंगे, तो ऐसे में जो बड़ी जीत और बड़ा अच्छा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी की तरफ से देखने को मिला है, जो कि अब बिल्कुल ही हैरानी की बात माना जा रहा है, और ऐसे में बीजेपी को बड़ा नुकसान वहां पर देखने को मिला है, उसको लेकर क्या कुछ राय है आपकी?